कांसी राम के कैडर का इतना प्रभाव हुआ कि वो ले जाकर के सबसे गंदे नालों में फेंक डाला। वो समाज जान गया कि इन मूर्तियों में कुछ नहीं है, ये हमारे साथ ये धोखा किया गया, हजारों साल छल कपट किया गया ना। तो जब वो तर्कशील हो गया तो उसी तर्कशीलता के आधार पे वह बहुजन समाज पार्टी को तोड़ना शुरू किया। तर्क करेगा ना वो, जब तर्कशील हो गया तो जो 3000 साल पुरानी देवी देवता की मूर्तियों को फेंक सकता है। और बहन जी कहती हैं कि मैं जिंदा देवी हूँ, तो बहन जी देवी देवता की श्रेणी में आ गई। तो आ गई तो जब तर्क से उनको फेंक सकता है, क्यों? उसी तर्कशीलता पे बहन जी को समाज ने नकारा है, ठीक है ना। लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तरफ तो ये समाज आ रहा है, लेकिन आप धोखे में मत रहिए कि जो बहन जी को नकार सकता है, देवी देवता की मूर्तियों को फेंक सकता है, वो तर्क और सत्य की कसौटी पे आपको भी कस रहा है। अब इधर एक नया सवाल पैदा हुआ है कि चमरोटी के अंदर, जिसको एक पश्चिम के अंदर एक शब्द बोल दिया जाता है चमरोटी, उसके जो वोटर्स हैं और उसके जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से नाराज हैं। अभी पिछले दिनों अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से ओबीसी समाज के नेताओं ने बसपा को छोड़ा या उनको बसपा से निकाला गया। उसी की तर्ज पर चमरोटी समाज के या कहीं जाटव समाज के कुछ नेता जैसे सुनील चित्तौड़ आगरा से, ML आर्या साहब आगरा से, और भी बहुत सारे नेतागण निकले हैं। अभी हाल ही में गौरी प्रसाद उपासक ने भी पार्टी को छोड़ दिया है। अब ऐसे में पार्टी का जो एक बड़ा वोटर है, जिसको चमार जाटव कह दिया जाता है, वो किस दिशा में जाएगा, वो किसको अपना नेता मानेगा, उसको लेकर एक बड़ी चर्चा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर RB बोध साहब लखनऊ से। अभी हाल ही में जिस तरह से रिजल्ट हरियाणा चुनाव में आए हैं और विश्व स्तर की बहुजन समाज की पार्टी मानी जाती है, और उनका लक्ष्य था कि उत्तर प्रदेश में CM नहीं बना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा में हम जरूर CM बनाएंगे। लेकिन वोट प्रतिशत और वोटरों की एक स्कीम समझे या कहें कि वोटर जिस तरीके से उनसे विमुक्त हुए हैं, उसको लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। पूर्व में भी उठे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में RB सिंह साहब खुद बहुजन समाज पार्टी के वोट टिकट को लेकर चर्चाओं में भी रहे लखनऊ के अंदर, के अपने क्षेत्र से वो पार्षदी का उनको टिकट मिला था, लेकिन किसी वजह से पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने उसको काट दिया। अब इधर एक नया सवाल पैदा हुआ है कि चमरोटी के अंदर, जिसको एक पश्चिम के अंदर एक शब्द बोल दिया जाता है चमरोटी, उसके जो वोटर्स हैं और उसके जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से नाराज हैं। अभी पिछले दिनों अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से ओबीसी समाज के नेताओं ने बसपा को छोड़ा या उनको बसपा से निकाला गया। उसी की तर्ज पर चमरोटी समाज के या कहीं जाटव समाज के कुछ नेता जैसे सुनील चित्तौड़ आगरा से, ML आर्या साहब आगरा से, और भी बहुत सारे नेतागण निकले हैं। अभी हाल ही में गौरी प्रसाद उपासक ने भी पार्टी को छोड़ दिया है। अब ऐसे में पार्टी का जो एक बड़ा वोटर है, जिसको चमार जाटव कह दिया जाता है, वो किस दिशा में जाएगा, वो किसको अपना नेता मानेगा, उसको लेकर एक बड़ी चर्चा है। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, जितने मेरे दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्या उन्होंने सब्सक्राइब कर आल का बटन दबाया है? नहीं। अगर नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, क्योंकि आज की खबर बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। RB बोध साहब, पहले तो आपका स्वागत है, धन्यवाद आपने हमारे लिए समय निकाला। जी, आपके सभी दर्शकों को सबको जय भीम। सिंह साहब, क्या लगता है, आप तो लखनऊ में हैं और पिछले लगभग 4 दशकों से बसपा की राजनीति से जुड़े हैं, अभी जो मैंने शब्द बोला कि चमरोटी के जो नेता हैं या वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बसपा से खिसके हैं, उसको लेकर क्या आपका कहना है? देखिए, ऐसा है ना, इसको समझने के लिए पहले आपको पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा जी। और बसपा में जो मान्यवर साहब ने कैडर दिया करते थे जी, तो मान्यवर साहब ने उत्तर प्रदेश में 8 लाख कार्यकर्ता तैयार किया उन्होंने जी। ऐसे समझ लीजिए, कैलकुलेशन, मतलब मैं इंजीनियर भी हूँ, IITN भी हूँ, तो सारा कैलकुलेशन करता रहता हूँ। और 27 साल तक पे बैक टू सोसाइटी के तहत मैंने बसपा को समय दिया है, नौकरी नहीं किया, मान्यवर साहब के कहने पे IIT से MTech करने के बाद भी। तो बेसिकली क्या है कि उस पृष्ठभूमि में जब आप जाएंगे
तो देखेंगे कि मान्यवर साहब ने 8 लाख कैडराइज कार्यकर्ता तैयार किया उत्तर प्रदेश में। जैसे 1,62,000 तो यूपी में केवल बूथ हैं जी, ठीक है ना, फिर 403 विधानसभा है। तो इस तरीके से सारे पदाधिकारियों को जोड़ेंगे तो करीब करीब 2 लाख रिटेन में पदाधिकारी होते हैं। एक सीट पे एक रखेंगे, एक बूथ पे अगर 3 भी व्यक्ति हैं हाँ तो 3 हो लाख गया। फिर जो है वह कैडराइज लोग, और टोटल 38 फाउंडर मेंबर थे बसपा के, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी 38वें नंबर पे थी। अच्छा, हाँ 38वें नंबर पे बता रहा हूँ आपको। और हुआ क्या, किसी न किसी कारणों से, वो कारण सबको पता है, वो 8 लाख कैडराइज कार्यकर्ता पार्टी से निकाल दिए गए, ठीक है जी। अब जब निकाल दिए गए तो जो कांसी राम साहब का कैडर ले चुका होता है, वो कैडर क्या होता है कि जो हमारी इतिहास है, बहुजन नायकों के इतिहास हैं, जिन्होंने आंदोलन किया है बुद्ध जी से लेकर के जितना ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, तो ये कैडराइज यही कैडर होता था। इसकी 2 विधियाँ होती थी, एक जो है भाषण के माध्यम से होता है, एक संगीत के माध्यम से होता। फिर ये कैडराइज लोग जब निकाल दिए गए तो वो कैडराइज लोग बीजेपी में जा नहीं सकते थे, और समाजवादी पार्टी की भी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है जी, क्योंकि समाजवादी भी कैडराइज पार्टी नहीं है, ठीक है ना। कैडराइज पार्टी क्या होता है, जो महापुरुषों के विचारों को लेके चलती है, महापुरुषों की आइडियोलॉजी को लेके चलती है, उसको कैडराइज पार्टी का, ठीक है। फिर वो जब निकाले गए तो क्या करते, कांग्रेस, तब उस समय कांग्रेस बहुत कमज़ोर थी जी, ठीक है ना, तो बीजेपी में जा नहीं सकते थे, समाजवादी पार्टी में जा नहीं सकते थे, और कांग्रेस कमज़ोर थी। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि गांव-गांव जो सीखे थे जी, उसी को इन्होंने गांव-गांव, हर दलित बस्तियों में, हर बहुजन बस्तियों में इन महापुरुषों के जन्मदिन मनाए जाने लगे, ठीक है। बौद्ध रीति से शादी ब्याह होने लगी, फिर गांव-गांव में बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाने लगे। तो इसी बात को माननीय काशीराम साहब भी कहा करते थे कि राजनीति चले न चले, सामाजिक परिवर्तन की गति रुकनी नहीं चाहिए। तो मान्यवर साहब ये चाहते थे कि सत्ता, देखिए पहली बार जब मुलायम सिंह साहब के साथ गठबंधन टूटा था तो मान्यवर साहब बहुत दुखी थे। बीजेपी के समर्थन से सरकार बन गई, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि सरकार बने जी, वो चाहते थे कि हमारा समाज कैडराइज हो। इसीलिए जगह जगह वो साहू जी महाराज मेला लगाते थे, अंबेडकर मेला लगाते थे, पेरियार मेला लगाते थे, क्यों, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज जितने भी महापुरुष थे उनके लिए मेला लगने लगे, उनके विचारों पे खंडन मंडन मंथन होने लगा, गाने होने लगे ना। तो ये जो कैडराइज समाज हुआ, तो इन लोगों ने ये 8 लाख कैडराइज लोगों ने कैडर दिया, फिर कैडराइज लोगों ने कैडर दिया, महिलाओं में कैडर आया, फिर महिलाएं कैडर देने लगी, और सारे संस्कार हमारे बौद्ध रीति से होने लगे। तो ये जो तर्कशील समाज बना जी, तो तर्कशील क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बुद्ध जी ने कहा कि हर बात को सत्य और तर्क की कसौटी पे कसिए, ठीक है ना, तब आप मानिए, पहले जानो फिर मानो, फिर मानो। तो ये 2024 के चुनाव में ये समाज जब तर्कशील हो चुका है, तो मैं उस समय भी 24 के पहले के चुनाव में भी इंटरव्यू में मैंने बोला था, कई चैनल में बताया था कि ये समाज इतना कैडराइज हो चुका है कि ये 3000 साल पुरानी देवी देवता की जो मूर्तियां हैं जी ना, बिल्कुल, क्योंकि भले ही वो झोपड़पट्टी में रहता था, लेकिन एक घर जो है जैसे 2 कमरा छप्पर का बना है, एक कमरा देवता का होता था। रहने वाली जगह नहीं होगी, लेकिन देवकुर बोलते थे पूर्वांचल में जी, देवकुर रहती कि देवी देवता वहां पे रहेंगे, रहने वाला घर नहीं होगा, देवता, हाँ वो देवता वाला सिस्टम रहेगा, ठीक है। फिर वो सारे देवी देवताओं को उसने फावड़े से खोद करके जो देवकुर बनाया था, जो देवी देवता की मूर्तियां रखा था, वो कांसी राम के कैडर का इतना प्रभाव हुआ कि वो ले जाकर के सबसे गंदे नालों में फेंक डाला। वो समाज जान गया कि इन मूर्तियों में कुछ नहीं है, ये हमारे साथ ये धोखा किया गया, हजारों साल से धोखा किया गया ना। तो जब वो तर्कशील हो गया तो उसी तर्कशीलता के आधार पे वह बहुजन समाज पार्टी को तौलना शुरू किया। तर्क करेगा ना वो, तो जब तर्कशील हो गया तो जब 3000 साल पुरानी देवी देवता की मूर्तियों को फेंक सकता है, और बहन जी कहती हैं कि मैं जिंदा देवी हूँ, तो बहन जी उस देवी देवता की श्रेणी में आ गई, बिल्कुल तो आ गई, तो जब तर्क से उनको फेंक सकता है जी, क्यों, बिल्कुल, तो उसी तर्कशीलता पे बहन जी को समाज ने नकारा है, ठीक है ना जी। लेकिन
उस समय भी मैंने कहा था कि कांग्रेस ये इंडिया गठबंधन के तरफ तो ये समाज आ रहा है, लेकिन आप धोखे में मत रहिए कि जो बहन जी को नकार सकता है, देवी देवता की मूर्तियों को फेंक सकता है, वो तर्क और सत्य की कसौटी पे आपको भी कस रहा है, कांग्रेस को भी कस रहा है। जो 400 पार का नारा लेकर चले थे, हाँ, पर उनके रथ को जो रोका है संविधान की यात्रा ने, उसको लेकर आप कह रहे हैं वो केवल और केवल वो आया था कि बाबा साहब का संविधान खतरे में नजर आया तो बहन जी को दरकिनार करके। और ये बात अलग है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संविधान को समाज ने बचा लिया, ये बात सही है, लेकिन संविधान को बचा करके वो अपने घरों में जा चुका है जी, आराम कर रहा, कैलकुलेशन कर रहा, मूल्यांकन कर रहा, फिर तर्क कर रहा है ना। तो अभी पुनः अभी जो संविधान के ऊपर, आरक्षण के ऊपर जो चोट लगी है, उस पर भी मुलायम सिंह का और राहुल जी का कोई ऐसा बड़ा बयान नहीं है, राहुल गांधी का नहीं, उसको लेकर समाज भी आकलन कर रहा है ना। नहीं, वो जो बात हुई उसमें देखिए वो दूसरा विषय था, वो आपको बता दे, वो गहराई में जब उसके जाएंगे तो चूंकि बीजेपी 400 पार करके संविधान को बदलना तो चाहती थी, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन ये कैडराइज अम्बेडकराइज वोटरों ने संविधान को बचाया है राहुल गांधी के नेतृत्व में, ये बात सही है, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन जो है जब वो बचा लिया है तो अब जैसे बीजेपी तो फेल हो गई, बिल्कुल, 400 पार हुआ नहीं, 2/3 बहुमत आया नहीं, अब वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ठीक है ना जी, संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि जब आर्टिकल 341 में आप सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है कि उसमें करेक्शन कर दे, वो संसद को पावर है, ठीक है ना, लेकिन उसमें जाके वर्गीकरण किया गया। तो राहुल गांधी जी एक नया कंसेप्ट दे रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम चमार बिरादरी से आते हैं, हम कहते हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण को समाप्त करिए, तत्काल प्रभाव से समाप्त करिए, लेकिन जातीय जनगणना करा करके हमारे पास जितनी जनसंख्या बन रही है, मान लीजिए हम 24-25% है, ठीक है, सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारे जज होने चाहिए 25%, बिल्कुल, हमारे कुलपति 25% होना चाहिए, हमारे प्रोफेसर 25% होने चाहिए, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, जो भी पद है, जिसकी जो संख्या आती है उसी पद में दे करके संविधान में संशोधन करके लोकसभा राज्यसभा से पास करा के इसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए कि कौन किसका खा रहा है, हमेशा के लिए झगड़ा समाप्त हो जाए। तो ये तो अनुसूचित जाति के कुछ नेता आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बोल रहे हैं जी, उसके अलावा राजनीतिक पार्टी तो इसमें बिल्कुल मौन धारण करें। नहीं, राजनीतिक पार्टी देखिए, एक तो बात तब सही है कि राहुल गांधी जी ने यहाँ से लेके अमेरिका तक दूसरे कंट्री में भी जाके कहे कि भारत में जाति एक सच्चाई है, जाति जनगणना में करा के दम लूंगा। अब वो 50 साल के हुए, उन्हें अब पता चला है कि भारत में राजनीति जातिगत द्वेष भावना है, मतलब जब वो यंग एज से कर रहे थे तब तक उनको नहीं पता था। ये तो वही बात होगी जैसे महात्मा गांधी को दक्षिणी अफ्रीका में ट्रेन से फेंक दिया गया जब वो वकालत कर रहे थे। क्या वकालत करने की उम्र तक वो जब भारत में पढ़े, उनको नहीं पता था कि इस देश के अंदर जातिवाद होता है? वो उनको जातिवाद वहीं पे जाके पता चला जब ट्रेन से फेंका गया उनको। मैं बताऊँ आपको, हर क्षण, ये बुद्ध जी ने भी कहा है कि हर क्षण परिस्थितियाँ प्रति क्षण बदल रही हैं ना, और व्यक्ति की सोच भी बदलती रहती है। जैसे आप बचपन में कुछ और सोचते थे, आप इस लेवल पे और सोच रहे हैं, बुजुर्ग हो गए तो कुछ और सोचेंगे। ये खरगे साहब जो बहुत विद्वान आदमी हैं, बौद्धिस्ट आदमी हैं, उनकी गाइडलाइन में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके दिशा निर्देश में ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है, तो ये जितना भी ये वर्गीकरण के लिए, जैसे समाज जो बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी ने आंदोलन किया, ठीक है, वह आंदोलन उसके लिए नहीं था कि वर्गीकरण किया गया है, वह आंदोलन केवल इस बात के लिए था कि उत्तर प्रदेश में चमारों का नेता कौन बनेगा, इसके लिए था, ठीक है ना। 21 तारीख का आंदोलन, 21 तारीख का आंदोलन हुआ क्या कि दोनों ने अपने झंडे लेकर के पहुंच गए दिल्ली में, जब हुआ अब उसमें फिर भीम आर्मी को लगा कि यार ये तो इसमें खिचड़ी पक गया, हमको क्रेडिट मिला नहीं, तो ऐसा करते हैं कि हम फिर दूसरा करते हैं, तो उन्होंने 11 सितंबर को किया, ठीक है। लेकिन जो बार बार हम कह रहे हैं कि ये समाज इतना कैडराइज हो गया है कि हरियाणा वाले चुनाव में बहन जी को भी नकारा है और भीम आर्मी को भी नकारा, दोनों को नकारा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जाट समाज है, वो जाट समाज से गैर जाट बहुत आतंकित रहता है वहाँ पे,
और बीजेपी की माइक्रो लेवल की एनालिसिस है, उन्होंने गैर जाट को मुद्दा बना दिया। ठीक है ना, बात समझ गया ना, जो क्लियर आप समझ गए विजन क्या है। लेकिन ये समस्या का समाधान जो बता रहा हूँ वो केवल और केवल जाति जनगणना में है। जैसे आप ऐसे देखिए, आप किसी भी डिस्कवरी उसमें चले जाइए जो वाइल्ड लाइफ दिखाते हैं, ठीक है ना, तो शेर क्या करता है, अपने शिकार को बहुत सुनियोजित तरीके से उसका गर्दन की नली पकड़ लेता है, झपटता है उसके ऊपर, नहीं पकड़ के नली को 5 मिनट वेट कर लेता है, दबा देता है और वहीं पे डेड हो जाता है। ये जितना भी 3000 साल से जाति व्यवस्था चली आ रही है ना, जाति जनगणना छोटा मोटा विषय नहीं है। राहुल गांधी जी ने अपने दांतों से ब्राह्मणवाद की नली को पकड़ लिया, आपको बता रहा हूँ। यदि वो इसी पे टिके रहे ना, तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते भी हैं कि कांग्रेस ये भी करे कि जहाँ जहाँ पे उसकी सरकारें हैं तत्काल प्रभाव से जाति जनगणना करा देना चाहिए। हाँ, एक नज़ीर पेश करें, एकदम नज़ीर पेश करना चाहिए, ठीक है ना। और जितने भी उसके पास पद हैं, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव के हों, चाहे राष्ट्रीय सचिव के हों, चाहे प्रदेश अध्यक्षों के हों, जिलाध्यक्ष के हों ना, सारे संगठन के पदों में इस चीज़ को तत्काल प्रभाव से लागू करे। अदरवाइज जो है, हाँ फिर तो लागू करे ना। अदरवाइज ये जो बात बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की केवल बात बता रहा हूँ, 6.25 करोड़ शेड्यूल कास्ट है, जिसमें से 4 करोड़ केवल और केवल चमार जाटव है, जो बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है ना। तो ये तौल रहा है, ये आपके भावनाओं के हिसाब से नहीं चलेगा। ये जितना जल्दी हो सके वो कांसीराम साहब के नारे को आपने बुलंद किया है ना, आपने उस आवाज़ को उठाया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिस दिन आप उतारना शुरू कर देंगे, ये पूरा का पूरा समाज, वो जैसे 1972 के समय में इंदिरा गांधी के समय में वोट करता था ना, 100% समाज आपके साथ होगा, बशर्ते कि आप जाति जनगणना पे इम्प्लीमेंट करें, उसको लागू करें, उसको जनसंख्या के अनुपात में सारे पदों को। अब दिक्कत क्या हो रही है, ये समाज सोच रहा है कि अरे भाई जिसके पास 1% वोट है वो प्रदेश स्तर का पदाधिकारी, अब उसका वोट कहाँ जा रहा है, बीजेपी को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये कैलकुलेशन ये हमारी बात नहीं है, बता रहा हूँ मैं, अपनी बात कोई नहीं बोलता हूँ, मैं एक रिसर्च करता रहा हूँ इस समाज पे। हमारी एमटेक इंजीनियरिंग में है, लेकिन पीएचडी जो है ये चमार बिरादरी पे, जाटो बिरादरी पे, कि सोचती क्या क्या है बिरादरी। सिर्फ उसकी सोच को आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये सोचते हैं और इस तरीके से ही आपको वोट करेंगे, एकदम क्लियर कंसेप्ट। अच्छा भाई साहब, आप जैसा कि हमने जानकारी ली आपके बारे में कि आप लोग 10वीं क्लास तक आपने ईंटों के भट्टों पे काम किया है, जी। उसके बाद इंजीनियरिंग, फिर मानव कांसीराम के साथ जुड़ाव, उसके बाद फिर पूरा अब तक का राजनीतिक जीवन जो आपका रहा है, कैसे इस पूरे चमरोटी परिवार को देख रहे हैं कि ये कहाँ था, बीच में कहाँ रहा, अब वर्तमान में कहाँ है, और इसका भविष्य की राजनीति क्या कहाँ पहुँचेगी? देखिए ऐसा है ना, ये पूरे समाज को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है जी। एक जो है श्रमिक क्लास है। श्रमिक क्लास भाई, हमारे समाज में 2 क्लास है, श्रमिक क्लास और सर्विस क्लास जी, ठीक है ना। और श्रमिक क्लास से ही सीधे निकल के सर्विस क्लास बनता है, ठीक, बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा और कांग्रेस ने जो 40 लाख नौकरियां दी है 2 पीढ़ी को, वो सीधे श्रमिक से निकल के बना है सर्विस क्लास, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो 40 लाख जो परिवार था वो अम्बेडकराइज नहीं हुआ। क्यों? दूरी बनाई नहीं, उस समय चूंकि जगजीवन राम हुआ करते थे, जगजीवन राम को कांग्रेस टॉप नंबर 1 पे रखती थी, बाबा साहब को नंबर 2 पे रखती थी, ठीक है। वो चूंकि हमारा समाज उतना जागरूक नहीं था, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि ये बाबा साहब ज्ञान मार्ग वाले थे, वो परमानेंट इलाज चाहते थे, तो उतना समाज नहीं चाहता, समाज तुरंत लाभ चाहता, बिल्कुल ठीक है ना, तुरंत हमको दीजिए, आज सुबह रोटी बनाओ और शाम को खा के सो हो जाओ। तो उसमें क्या था कि वो कैडराइज नहीं हुआ। अब देखिए कि जो आपने देखा कि श्रमिक क्लास और सर्विस क्लास 2 पार्ट में बटा, सर्विस क्लास फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, उसको मैंने बांटा। एक जो है अम्बेडकरवादी सर्विस क्लास और एक ब्राह्मणवादी सर्विस क्लास। मामसे वगैरह ने जो कुछ काम किया, तो अम्बेडकरवादी जो, अब अम्बेडकरवादी कैसे बना, जो कांसीराम साहब 1980 से आंदोलन शुरू किए, वहाँ से अम्बेडकरवादी पैदा होना शुरू हुआ, ठीक है ना। लेकिन जो कांग्रेस के ज़माने में
जैसे पिताजी नौकरी में थे, बाबा भी नौकरी में थे, और उनके बच्चे अब वेट कर रहे हैं नौकरी के लिए ना, है नहीं नौकरी, नौकरी है नहीं। अब चक्कर है, वो चस्का तो लग चुका है। अब बताएं 35 साल से 45 साल के बीच में लड़कियां बैठी हैं, क्योंकि चस्का तो वही लगा है ना कि हमें नौकरी वाला दामाद चाहिए, बस, और नौकरी मिल नहीं रही। लेकिन खुद भी उस लायक नहीं बन पाई। लेकिन आरएसएस की प्लानिंग है, आपको बता दें कि इस सर्विस क्लास को फिर से ही श्रमिक क्लास में बदल दीजिए। इसी रिसर्च के तहत सारी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं जी। क्यों? अच्छा, बाबा साहब को अभी समाज बहुत मतलब एक परसेंटेज भर समझ पाया, पूरा नहीं समझ पाया, क्योंकि बाबा साहब ने 4 बातें बताई थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आप शहरों की तरफ बढ़िए। फिर कहा था कि उच्च और आधुनिक शिक्षा ग्रहण करिए, लेकिन उसका उद्देश्य एकदम नौकरी ही मत बना लीजिएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की किताब में मैंने पढ़ा था, जो बाबा साहब के साथ रहे हैं, बाबा साहब के जीवन संघर्ष में, ये मैंने हाई स्कूल में किताब पढ़ लिया था, तो उस किताब को पढ़ पढ़ के मैं बार बार समझता रहा। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये नौकरियां तो ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से समाप्त कर देंगे। बाबा साहब लिखते हैं सर? हाँ, ये उस किताब में बता रहा हूँ। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने लिखा है कि बाबा साहब ने कहा कि ये नौकरियां सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से समाप्त कर देंगे, जो आज 2024 में आपको क्लियर दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो उसका इलाज बाबा साहब ने बताया था कि नौकरी के लिए तो आप लड़िए, खूब लड़िए ना, नौकरी पाइए, लेकिन तीसरे पॉइंट में बताया था कि व्यवसायी दिमाग का बनिए। क्योंकि बाबा साहब का ग्रेजुएशन से लेके पीएचडी तक इकोनॉमिक्स पे था, अर्थशास्त्र पे था जी। उनकी किताबें चलती हैं विश्व के यूनिवर्सिटीज में। आज अंबेडकर बात देखिए, विश्व का सबसे तरक्की वाला बात है, आपको बता रहा हूँ। जो विश्व में इनकी मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं, पार्क बनाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की लिखी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, विश्व के लोग उस फार्मूले पे चल के डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो मैं बता रहा था, अभी आपने देखा होगा जो मुजफ्फरनगर की घटना है जी जी, वो जो दलित समाज के थे, उनके एक बच्चा आईआईटी में फाइनल ईयर में था, दूसरा बच्चा एनआईटी में था, तीसरे का एडमिशन होने के लिए पैसा नहीं जुट पाया, पैसा जुटा तो साइट बंद हो गई जी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि हम पार्ट टाइम में टेलर का काम करते हैं, और उसके बाद 8वीं तक मैं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब को पढ़ा। 8वीं तक पढ़े, लेकिन बाबा साहब को पढ़े। तो जो आप मेरे बारे में पूछ रहे थे कि आप भट्ठे पे काम करके कैसे आईआईटी तक चले गए, उसका कारण वो बाबा साहब की विचारधारा थी। तो जो हम आपके चैनल के माध्यम से जो बात हम बताना चाहते हैं कि ये समाज तेजी से अम्बेडकरवाद की तरफ बढ़ रहा है ना, और अब इस समाज को रोका नहीं जा सकता। जगह जगह देखिए 22 प्रतिज्ञाएं हो रही है, रोज कहीं सुन लीजिए भाई, रोज कहीं पूरे देश में बता रहा हूँ कि लोग हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? और जितना ये बढ़ेंगे बताएं, उतना ही जो है बहुजन समाज पार्टी से दूरी भी बनाएगा समाज, आपको बता रहा हूँ। क्यों? तर्कशील होगा ना, सारा खेल तर्कशील होने में, आपको बता रहा हूँ। तो जितना जल्दी बाबा साहब को अपने जीवन में उतार लीजिए, अपने बच्चों को जीवन में उतरवाइए, उसका बजट अलॉट करिए, उतना ही एजुकेशन की तरफ बढ़ता जाएगा, उतने उसका विकास हो जाएगा। क्या लगता है आगे भविष्य में बहुजन समाज की राजनीति किस ओर दम लेगी? देखिए, ऐसा है ना कि नेतृत्व कांसीराम साहब नहीं, कोई नया नेतृत्व ढूंढेगी, या पुरानी पार्टियों में सुधार करेगी, या मतलब कोई विकल्प नया आएगा निकल के? देखिए, अभी क्या है मेरे हिसाब से, मैं ये व्यक्तिगत हमारा विचार बता रहा हूँ कि है क्या कि जब तक कांसीराम साहब जी से प्रकृति कभी कभी भेजती है, बाबा साहब जी से कभी कभी भेजती है, इस समय उस कैडर का देश में कोई भी अभी नेता नहीं है जी। समझ गया ना? बिल्कुल। और ये केवल समाज का हित दूसरे नंबर पे है और अपना हित पहले नंबर पे जी, ठीक है ना? इस तरह से समाज नहीं चलेगा। तब तक के लिए पूरे समाज को, दलित समाज को कांग्रेस से जुड़ करके ना रहना पड़ेगा, और वहाँ पे अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो अंदर भी लड़ना है और बाहर भी लड़ना है, आपको बता रहे हैं दलित समाज को। तो बसपा क्यों नहीं? हम बता तो रहे हैं कि भाई आप बताइए, 2 चुनाव में स्वतः समाज ने डिसीजन लिया है, हम थोड़े बता रहे हैं भाई। देखिए, ये जितनी बातें आप मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, तो हाँ, प्रेशर पड़ा है तो आखिर ये बताइए, संविधान बचाने के नाम पे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गया कि नहीं समाज गया? बिल्कुल।
तो इस समाज की सोच बता रहा हूँ कि समाज खुद वो तर्कशील होकर के मूल्यांकन कर रहा है, और वो हम नहीं कह रहे हैं भाई। आने वाले समय में देखिएगा जो भी ये लोग अपना निजी दुकान चला रहे हैं सब बंद हो जाएंगी, और अभी कांग्रेस को उम्मीद भरी निगाहों से समाज देख रहा है और उधर जा रहा है धीरे धीरे ना। अब कांग्रेस भी सुधार करेगी जी। चलिए, आरबी बौद्ध साहब हमारे साथ बड़ी गहन चर्चा हुई है, और जो साथी इनके विचारों से सहमत हैं वो कमेंट कीजिएगा, और जो साथी विचारों से सहमत नहीं है, इनसे डिबेट करना चाहते हैं, अपने फ़ोन नंबर हमको ज़रूर दीजिएगा, ताकि जो आरबी बौद्ध साहब ने तर्क दिए हैं कि अब बहुजन समाज की राजनीति जो है कहीं ना कहीं ढर्रे पर लग गई है, जो पिछड़ापन हुआ है उसके अंदर राजनीति के अंदर, उसके जो बहुत सारे कारण उन्होंने बताए हैं, उसको लेकर अगर आपके कोई सवाल है तो हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज ज़रूर दें, हम आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे इन मुद्दों पर। दीजिए इजाज़त, मैं हूं मनोज अंतानी, आज लखनऊ से अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ। जय भीम सर, थैंक यू।